Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. You're watching Law by Nilay Kumar, and this is your educator Nilay Kumar. In the 16th lecture of our Constitutional Law series, we'll be studying Article 20, Clause 3, which talks about right against self-incrimination. Okay, so what do we understand by the term self-incrimination? This is the main part that we need to understand first. राइट सो व्हाट इज सेल्फ इंक्रिमिनेशन। सेल्फ इंक्रिमिनेशन का बेसिकली मतलब ऐसा होता है जहां पे आप अपने अगेंस्ट ही कुछ बोल रहे हो। सेल्फ मतलब खुद, इंक्रिमिनेट मतलब अपने आप पे आप इल्जाम लगा रहे हो। तो जैसे अगर मैं बोलूं कि मैं पढ़ने में अच्छा नहीं हूं, या फिर मैं बोलूं मैं क्रिकेट खेलने में बहुत बेकार हूं, तो दिस इज बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग, आई एम सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग माई सेल्फ। अब यहाँ पे एक्चुअली इंक्रिमिनेशन नहीं है एग्जैक्टली, बट मैं अपने बारे में बुराई कर रहा हूँ। इसी को जब हम एक क्रिमिनल ट्रायल के एस्पेक्ट में देखते हैं, तब हम बात करते हैं इंक्रिमिनेशन की। ठीक है, ये क्रिमिनेशन जो है, इसको आप क्रिमिनल वर्ड से रिलेट करेंगे। ठीक है, तो सेल्फ इंक्रिमिनेशन का बेसिकली मतलब क्या हो गया, जब मैं ऐसा कोई सेंटेंस बोलूं जैसे कि हाँ, मैंने ही एक्स का मर्डर किया है, या मैंने ही एक्स के घर में चोरी की है। ठीक है, सो आई एम सेइंग दिस स्टेटमेंट, सो मैं सेल्फ इंक्रिमिनेट कर रहा हूं, मैं अपने आप को खुद बेसिकली दोषी ठहरा रहा हूं, हम ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, तो एक ये बात हो गई। तो आई होप कि आपको सेल्फ इंक्रिमिनेशन टर्म का मतलब समझ में आ गया होगा। तो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 जो है वो बेसिकली आपको एक राइट देता है। आपको क्या मतलब, टू ऑल द पीपल। दिस इज नॉट अ राइट अवेलेबल ओनली टू सिटीजन, दिस इज अ राइट अवेलेबल टू एनी पर्सन, विच इंक्लूड्स कॉर्पोरेशंस एज वेल। ओके, जूरिस्टिक बॉडीज बेसिकली, जूरिस्टिक एंटिटीज। तो अब हम जरा आर्टिकल 20 क्लॉज 3 क्या बोलता है, पहले उसका हम उसका हम एग्जैक्ट वर्डिंग्स क्या है, पहले उसको समझते हैं। नो पर्सन, या फोकस हियर, नो पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड। अब इस पे देखो, पहला चीज आपका क्या है, फर्स्ट एलिमेंट इज नो पर्सन। दूसरा एलिमेंट आपका accused of any offense. So this is number 2. This is element number 1. Compelled. This is element number 3. To be a witness against himself. This is the element number 4. ठीक है, जहां तक हम हिडन एलिमेंट्स की बात करेंगे, एक एलिमेंट क्या है, दिस इज अगेन टॉकिंग अबाउट क्रिमिनल ट्रायल्स। जब हम एक्यूजेशंस की बात करते हैं, तब हम क्रिमिनल ट्रायल्स की बात करते हैं। ठीक है, नाउ लेट अस मूव ऑन। अब ये जो स्लाइड पे मैंने 3 प्रिंसिपल्स लिखे हैं, इसको बेसिकली हम सिर्फ प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ इंक्रिमिनेशन के बारे में नहीं है, बट ये इन जनरल जब हम क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस की बात करते हैं, तब ये तीनों प्रिंसिपल्स फॉलो किए जाते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल कहता है, द अक्यूज्ड इज प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट। बेसिकली यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, जब तक आपको दोषी प्रूव ना कर दिया जाए, तब तक आप दोषी नहीं होंगे। ठीक है, तो आप अक्यूज्ड पर्सन है। जैसे ही आपको प्रूव कर दिया जाए कि आपने ये गलती की है, यू आर लायबल। ठीक है, ठीक है, आप यू आर गिल्टी ऑफ कमिटिंग सच एन ऑफेंस, इन दैट केस यू विल बिकम अ कॉन्विक्ट। तो ट्रायल के पहले आप अक्यूज होते हैं, ट्रायल के बाद आप कॉन्विक्ट होते हैं। ठीक है, मूविंग ऑन फर्दर। सेकेंड प्रिंसिपल, इट इज फॉर द प्रोसिक्यूशन टू एस्टैब्लिश द गिल्ट ऑफ द अक्यूज। ये हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट में देख रखा है, जिसको हम बेसिकली बोलते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ। बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होता है, इट इज ऑन द प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन का यहाँ पे क्या मतलब हो गया, स्टेट। ठीक है, क्रिमिनल केसेस में विक्टिम का जो केस होता है वो स्टेट लड़ता है। सो हियर इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट, दैट इज द एडवोकेट रिप्रेजेंटिंग द विक्टिम, टू एस्टैब्लिश द गिल्ट ऑफ द अक्यूज्ड। ठीक है, और यहां पे आपको गिल्ट 100% विदाउट एनी क्या, विदाउट एनी डाउट, विदाउट बियॉन्ड रीजनेबल डाउट आपको प्रूव करना होता है। ठीक है, ये टर्म याद रखिए, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट।
ये क्रिमिनल ट्रायल में बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड टॉकिंग अबाउट द थर्ड प्रिंसिपल, द अक्यूज्ड नीड नॉट मेक एनी स्टेटमेंट अगेंस्ट हिज और हर विल। यहाँ पे बेसिकली हम कंपल्शन की बात कर रहे हैं। आपको कभी भी क्रिमिनल ट्रायल में कंपेल नहीं किया जा सकता है कोई भी ऐसा स्टेटमेंट बोलने के लिए जो आपके ही खुद के अगेंस्ट हो, ठीक है। प्लस आपको इन जनरल भी कंपेल नहीं किया जा सकता है कोई भी स्टेटमेंट बोलने के लिए, बिकॉज यू हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच विच ऑल्सो इंक्लूड्स द राइट टू रिमेन साइलेंट, ठीक है, राइट नॉट टू स्पीक। अब हम एसेंशियल्स ऑफ आर्टिकल 20 क्लॉज 3 की बात करते हैं, ठीक है। पहला, इट इज अ राइट अवेलेबल टू अ पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस, ठीक है। आपको याद होगा मैंने जब यहाँ पे बात की थी पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस, ठीक है, ये बेसिकली इसको एक ही एलिमेंट माना जाता है, बट मैंने उसको दो एलिमेंट में डिवाइड कर दिया था आपके आसानी के लिए, ठीक है, बट आप इसको एक एलिमेंट भी मान सकते हो। इट इज अ राइट अवेलेबल टू अ पर्सन हु इज अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस। तो इसका क्या मतलब है, अगर मैं विटनेसेस की बात करूं तो विटनेसेस पे आर्टिकल 20 क्लॉज 3 अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। हम इसको क्रिमिनल जब भी हम सीआरपीसी की बात करते हैं जो बीएनएसएस हो चुका है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, ठीक है, जब हम इसकी बात करते हैं तो उसमें हम टर्म यूज करते हैं पर्सन्स अक्वेंटेड विद फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। हम वहां पे विटनेसेस टर्म नहीं यूज करते हैं, हम बेसिकली ऐसे पर्सन्स की बात कर रहे हैं हु आर अक्वेंटेड विद द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, ठीक है। अगर आप, मैं अभी आपको सीआरपीसी के ही सेक्शंस बता रहा हूं, आप उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शन जो बीएनएसएस में डाले गए हैं वो आप एक देख सकते हैं। बीएनएसएस क्रिमिनल ट्रायल, आप क्रिमिनल मैनुअल अगर आप नया वाला खरीदेंगे तो आपको उसमें एक कंपैरेटिव टैबुलर फॉर्म में आपको मिल जाए, कंपैरिजन टेबल मिल जाएगा, वहां पे कंपेयर कर सकते हैं। मैं जो अभी टर्म यूज कर रहा हूँ वो सेक्शन 160 161 में सीआरपीसी के अवेलेबल है, ठीक है। उसके अगर आप देखेंगे तो वहां पे ये फ्रेज यूज किया गया है पर्सन अक्वेंटेड विद द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। बेसिकली वहां पे हम विटनेसेस की बात कर रहे हैं और विक्टिम्स की बात कर रहे हैं। तो विक्टिम्स और विटनेसेस के ऊपर आर्टिकल 20 क्लॉज 3 अप्लाई नहीं होता है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इट इज ओनली अ राइट अवेलेबल टू, इट इज अ राइट अवेलेबल ओनली टू अ पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस, ठीक है। second essential, it is a protection against compulsion to be a witness, ठीक है, to be a witness against whom, witness against giving evidence against himself or herself, ठीक है। तो बेसिकली ये जो सेकंड नंबर का जो एलिमेंट है और ये जो थर्ड नंबर का एलिमेंट है, ये एक्चुअली एक सेंटेंस में आप साथ लिख सकते हो, बट इसको हम अलग अलग एलिमेंट मानते हैं, ठीक है। आपको अपने अगेंस्ट विटनेस बनने के लिए कंपेल नहीं किया जा सकता है। अगर आप खुद से अपने अगेंस्ट स्टेटमेंट देते हो दैट इज फाइन, लेकिन कंपल्शन, मैंने आपको याद होगा जब हम पिछले स्लाइड पे बात कर रहे थे जब हम, तो मैंने कंपल्शन वर्ड को आपको अंडरलाइन करवाया था। तो कंपल्शन इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर हियर, ओके। अब हम कुछ केस लॉज देखते हैं। हमें 4 केस लॉज बेसिकली देखने हैं। एमपी शर्मा वर्सेस सतीश चंद्र 1954 का सुप्रीम कोर्ट का केस है। स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस कथी कालू ओघाड़, ये 11 जज बेंच का सुप्रीम कोर्ट का केस है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस श्यामलाल मोहनलाल चौकसी 1965 का सुप्रीम कोर्ट का केस है। एंड सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2010 का सुप्रीम कोर्ट का ये केस है। ये चारों केसेस हम इस टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट मानते हैं, ठीक है। अच्छा, एक मैं यहाँ पे कैवियट देना चाहता हूँ आप लोग। कैवियट का बेसिकली मतलब होता है एक तरीके का डिस्क्लेमर, ठीक है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं जो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 अभी आपको पढ़ा रहा हूँ ये सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, ठीक है। देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स विच आई एम नॉट पुटिंग इन दिस वीडियो। द रीजन बिहाइंड इट इज कि ये सीआरपीसी का पार्ट है, ये क्रिमिनल लॉ का पार्ट है। तो जब हम क्रिमिनल लॉ की बात करेंगे ना, तब हम आर्टिकल 20 क्लॉज 3 को वहां भी पढ़ेंगे, क्योंकि सेल्फ इंक्रिमिनेशन के प्रिंसिपल सीआरपीसी में भी डाले गए हैं कि ठीक है, यू हैव अ राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, तो वो प्रिंसिपल्स डाले गए हैं। मैं वो अभी नहीं समझा रहा हूं, अदरवाइज आपको, क्योंकि सीआरपीसी अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो आपको ये कंफ्यूजन हो सकता है। जैसे मैंने अभी आपको पर्सन्स अक्वेंटेड विद फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस समझाया, ये बात मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने सीआरपीसी पढ़ा होगा, ठीक है। सो प्लीज बी माइंडफुल कि मैं ये
थोड़ा एक लिमिटेड पर्सपेक्टिव से पढ़ा रहा हूं, क्रिमिनल लॉ की तरफ मैं ये ज्यादा नहीं ले जा रहा हूं। ठीक है, लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट केस, एमपी शर्मा वर्सेस सतीश चंद्र के केस। इसमें बेसिकली जो हमारा आर्टिकल 20 क्लॉज 3 में टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ है, इस फ्रेज को इन्होंने बेसिकली क्या इंटरप्रेट किया है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जजमेंट है ये भी। इसमें बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने इसको बहुत वाइड इंटरप्रिटेशन दिया है। ठीक है, इनफैक्ट अभी हम इसके आगे जब केस जाएंगे, ये कत्थी कालू उघाड़ के जब केस में हम जाएंगे तो आपको समझ में आएगा, 11 जज बेंच है, कि सुप्रीम कोर्ट ने एमपी शर्मा में ऐसे भी इशू के साथ डील किया है जो इशू उसके सामने प्रेजेंट किया ही नहीं गया था, दैट इज टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। ठीक है, इसको इतना वाइड इंटरप्रिटेशन की जरूरत थी नहीं यहाँ पे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने, आई थिंक ये 8 जज या 9 जज बेंच था, दिस इज योर होमवर्क, प्लीज चेक कि ये कितने जज बेंच का केस था एंड पुट इट इन द कमेंट बॉक्स बिलो। ठीक है, टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, इस फ्रेज को इन्होंने बेसिकली इंटरप्रेट किया और बोला इसका मतलब है टू फर्निश एविडेंस। फर्निश एविडेंस का क्या मतलब होता है? फर्निश मतलब वो फर्निश्ड हाउस वाला फर्निश नहीं, फर्निश का मतलब है एविडेंस देना। ठीक है, एविडेंस प्रस्तुत करना कोर्ट के सामने। ठीक है, एविडेंस कैन बी फर, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये इसका मेन क्रक्स है इस केस का, और यही एक वाइड इंटरप्रिटेशन थोड़ा सा अगले केस में प्रॉब्लमेटिक बनता है। ठीक है, एविडेंस कैन बी फर्निश थ्रू ओरल टेस्टिमनी और बाय प्रोडक्शन ऑफ अ थिंग और अ डॉक्यूमेंट और इन एनी अदर मोड। ठीक है, ओरल टेस्टिमनी की बात कर दी गई, मतलब मौखिक रूप से जो बोला जा सके। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ अ थिंग और अ डॉक्यूमेंट मतलब कोई भी ऐसी चीज, जैसे मान लो मर्डर वेपन है, चाकू है, तलवार है, तो प्रोडक्शन ऑफ अ थिंग की बात हो गई। फिर डॉक्यूमेंट मतलब कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें कुछ ऐसा स्टेटमेंट लिखा हो जो आपके अगेंस्ट जाए उस केस में, और इन एनी अदर मोड। अब ये जो फ्रेज इन्होंने डाला ना, और इन एनी अदर मोड, ये बहुत वाइड इंटरप्रिटेशन हो गया, और 1954 में ये जजेस को प्रॉब्लमेटिक नहीं लगा, बिकॉज उस समय तक इतनी साइंटिफिक तरक्की हुई नहीं थी। अब जब हम काथी कल्लू उघाड़ के केस में, कालू उघाड़ के केस में आएंगे, तब आपको समझ में, सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका के केस में जब आएंगे, तब आपको समझ में आएगा कि साइंटिफिक इंप्रूवमेंट जो हुए हैं इतने सारे, इतने सालों में, वो कैसे इस एक फ्रेज के कारण एक प्रॉब्लम बन गया क्रिमिनल ट्रायल के केसेस में। ठीक है, अच्छा, एक आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट में बात बता रहा हूँ, ये जो मैंने नीचे बोल्ड में लिखा है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट इंश्राइन एनी फंडामेंटल राइट टू प्रिवेसी। ठीक है, ये मैंने इसलिए लिखा है, ये इस केस में होल्ड किया गया था। जब हम राइट टू प्रिवेसी की बात करेंगे ना आर्टिकल 21 में, या जब भी आप राइट टू प्रिवेसी के केसेस पढ़ोगे, सबसे पहला केस जिसमें राइट टू प्रिवेसी के बारे में बात की गई है इंडिया में, वो है सुप्रीम कोर्ट का ये एमपी शर्मा वर्सेस सतीश चंद्र का केस। ठीक है, जिसमें साफ बोल दिया गया कि राइट टू प्रिवेसी जैसी कोई चीज होती ही नहीं है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई फंडामेंटल राइट या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी नहीं दे रखा है। ठीक है, अब मैंने ये एग्जैक्ट पैराग्राफ मैंने एमपी शर्मा वर्सेस सतीश चंद्र के जजमेंट से निकाला है, एंड आई वांट यू ऑल टू रीड दिस, आई रीड दिस फॉर यू। ब्रॉडली स्टेटेड द गारंटी, ये फर्स्ट लाइन आप स्किप कर सकते हो, बेसिकली आपको यहां से रीड करना। It is suggested that this is confined to the oral evidence of a person standing his trial for an offense when called to the witness stand. We can see no reason to confine मतलब to limit the content of the constitutional guarantee to this barely literal import. इस पोर्शन का बेसिकली मतलब ये है कि अगर हम आर्टिकल 20 क्लॉज 3 को सिर्फ टेस्टिमोनियल कंपल्शन तक लिमिट कर दे, मतलब जो हम मौखिक रूप से बोल रहे हैं कोर्ट में विटनेस स्टैंड में खड़े होकर, सिर्फ उस तक कन्फाइन कर दिया जाए, तो उससे क्या होगा? इट वुड बी टू रॉब द गारंटी ऑफ इट्स सब्सटैंशियल पर्पस एंड टू मिस द सब्सटेंस फॉर द साउंड एज स्टेटेड इन सर्टेन अमेरिकन डिसीजंस। इसको अमेरिकन डिसीजन से कंपेयर किया गया है, none of our concern right now at the moment. The phrase used in Article 20 Clause 3 is to be a witness.
A person can be a witness, not mere. Now this is the portion that is the most important part, जिसको हम operative part of the judgment भी बोलते हैं. A person can be a witness not merely by giving oral evidence but also by producing documents or making intelligible gestures, as in the case of a dumb witness जो बोल नहीं सकता. ठीक है, or the like. To be a witness is nothing more than to furnish evidence, and such evidence can be furnished through the lips or by production of a thing or a document or in other modes. ठीक है, ये सेम बात हम पिछले स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं. ओके, नाउ कमिंग ऑन टू स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस कथिकल्लू उघाड़. ये 11 जज बेंच का केस है. दिस इज अ वेरी लैंडमार्क जजमेंट व्हेन इट कम्स टू आर्टिकल 20 क्लॉज 3. और हम जब क्रिमिनल लॉ की बात करते हैं तब भी ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है. इसमें इशू बेसिकली क्या था कि अगर मान लो कि कोई अक्यूज्ड पर्सन है और उस अक्यूज्ड पर्सन का मान लो धोखाधड़ी का केस है, फॉर्जरी का केस है, डॉक्यूमेंट फॉर्जरी का केस है. ठीक है, अब बात हो रही है कि एक कोई डॉक्यूमेंट है जिसपे सिग्नेचर फॉर्ज किए गए हैं. अक्यूज्ड पर्सन को अब क्या करना है, अक्यूज्ड पर्सन का वो सिग्नेचर है कि नहीं है, ये बात कैसे प्रूव करोगे. आप अक्यूज पर्सन का एक हैंडराइटिंग या सिग्नेचर का एक स्पेसिमेन मांगोगे, उसको फिर आप कंपेयर करोगे. हैंडराइटिंग स्पेशलिस्ट जो होते हैं वो उसको कंपेयर करेंगे, उसका लेबोरेटरी टेस्ट होगा और फिर वो बताया जाएगा कि हैंडराइटिंग कितनी मैच करी, उसके बेसिस पे कन्विक्शन होगा. ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन यही आया था कि अगर क्या अक्यूज पर्सन से उसका थंब इंप्रेशन या हैंडराइटिंग या सिग्नेचर इंप्रेशन या स्पेसिमेन मांगा जाए, विल दैट अमाउंट टू सेल्फ इंक्रिमिनेशन अंडर आर्टिकल 20 क्लॉज 3. तो कोर्ट ने इसमें टू बी अ विटनेस जो सतीश चंद्र के केस में किया गया था इंटरप्रेट, उसी को डिस्कस किया है. बट एक छोटी सी बात कोर्ट ने यहाँ पे कही है कि सतीश चंद्र के केस में बहुत ज्यादा वाइड इंटरप्रिटेशन दे दिया गया था और वो उतना वाइड इंटरप्रिटेशन देना कभी कदार गलत भी हो सकता है और ये प्रॉब्लमेटिक बन सकता है विद अपकमिंग साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज. ठीक है, इसमें कोर्ट ने बोला that giving the finger impression or specimen signatures or handwriting will not amount to be a witness under article 20 clause 3. Basically, ठीक है, self incrimination means conveying information based on personal knowledge. अब ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. इसका बेसिकली मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है, मान लो आपने एक फिंगर इंप्रेशन दिया. A finger impression is not something जो आपका नहीं लिया जा सकता. ठीक है, कहने का मतलब ये है, मान लो आपने कोई हैंड राइटिंग भी दी, मान लो आपने कोई डॉक्यूमेंट दिया जिसमें कोई ऐसी लाइन है जो आपको सेल्फ इंक्रिमिनेट कर रही हो. ठीक है, जो आपको इंक्रिमिनेट कर रही हो, लेकिन आपको उस लाइन की पर्सनल नॉलेज नहीं थी. ठीक है, अगर आपको पता ही नहीं है कि उसमें कोई ऐसी चीज है जो आपको इंक्रिमिनेट कर सकती है, जो आपकी कन्विक्शन तक ले जा सकता है आपको, तो अगर आप वो डॉक्यूमेंट दे रहे हो और अगर उस डॉक्यूमेंट को देने के लिए आपको कंपेल भी किया जा रहा है, तो दैट विल नॉट अमाउंट टू वायलेशन ऑफ आर्टिकल 20 क्लॉज 3. पर्सनल नॉलेज होना, दैट जो इंफॉर्मेशन आप कन्वे कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ स्पेसिमेन हैंडराइटिंग और सिग्नेचर और थंब इंप्रेशन और एनी डॉक्यूमेंट और एनी ओरल टेस्टिमनी और एनी अदर मोड, किसी भी फॉर्म में, किसी भी थिंग के फॉर्म में आप अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन दे रहे हो जिसकी आपको पर्सनल नॉलेज है ही नहीं कि दैट इट कैन अमाउंट टू माय कन्विक्शन, इट कैन अमाउंट टू सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग, देन इन दैट केस इट विल नॉट अमाउंट टू वायलेशन ऑफ आर्टिकल 20 क्लॉज 3. पर्सनल नॉलेज इज द एसेंशियल एलिमेंट हियर इन आर्टिकल 20 क्लॉज 3. आई होप यू गॉट माई पॉइंट. ओके, कमिंग ऑन टू नेक्स्ट केस, श्यामलाल मोहनलाल चौकसी का केस है. इसमें सेक्शन 94 ऑफ सीआरपीसी अप्लाई होगा अक्यूज पर्संस को कि नहीं, ये क्वेश्चन उठाया गया था. सबसे पहले मैं आपको सेक्शन 94 ऑफ सीआरपीसी क्या है, मैं हल्का सा आपको वो आइडिया दे देता हूँ. वी विल नॉट रीड द बेयर टेक्स्ट हियर, मैं बस आपको हल्का सा आइडिया दे देता हूँ. सेक्शन 94 ऑफ सीआरपीसी बेसिकली ये बोलता है कि द कोर्ट हैज द पावर टू आस्क द अक्यूज्ड पर्सन, आस्क एनी पर्सन, ओके, आस्क एनी पर्सन टू produce a document or something, ठीक है, which is required in the trial, ठीक है, which is relevant to the trial basically. ठीक है, आप इतना जनरल प्रिंसिपल ये समझ लो. ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, तो बात ये हुई कि उसमें टर्म यूज किया गया है एनी पर्सन. ठीक है, एनी पर्सन टर्म यूज किया गया, उसमें अक्यूज्ड पर्सन या विटनेस
या विक्टिम जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला, सुप्रीम कोर्ट के सामने क्वेश्चन ये आया, विल दिस अप्लाई टू अक्यूज्ड पर्सन एज वेल, क्या अक्यूज्ड पर्सन को बोला जा सकता है कि आप ये डॉक्यूमेंट लेके आओ। अच्छा, अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज ये है, सेक्शन 94 और सीआरपीसी में जब आपको बोला जाता है कि आप ये डॉक्यूमेंट लेके आइए, तो वहां पे दो सिचुएशंस आती है। पहला सिचुएशन, या तो आप डॉक्यूमेंट आप सीधा कोर्ट को खाली दे दो, आपको खुद जाने की जरूरत नहीं है, या फिर आप खुद डॉक्यूमेंट लेके जाओगे और उस डॉक्यूमेंट को आप सबमिट करोगे और आपसे उस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे कुछ प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली उस केस में आप अक्यूज नहीं हो, आप अभी भी विटनेस हो। ठीक है, और अगर सिर्फ डॉक्यूमेंट देने अगर जा रहे हो, आप सिर्फ डॉक्यूमेंट पहुंचा रहे हो, या आप जा नहीं रहे हो डॉक्यूमेंट डिलीवर करा रहे हो, वैसे केस में आप विटनेस भी नहीं हो। यू आर जस्ट अ पर्सन हु हैड द पोजेशन ऑफ सर्टेन डॉक्यूमेंट विच वाज रेलेवेंट टू दैट केस, which was required by the court for the trial। ठीक है, तो वैसे केस में अगर आप वो डॉक्यूमेंट नहीं देते हो, कोर्ट आपको कंपेल कर सकता है। कैसे? सेक्शन 175 ऑफ आईपीसी में दे रखा है कि अगर आप सेक्शन 94 के तहत आप जो डॉक्यूमेंट आपको देने के लिए बुलाया जा रहा है या आपको बुलाया जा रहा है डॉक्यूमेंट के साथ, अगर आप उस ऑर्डर उस समन को वायलेट करते हो तो आपको सजा हो सकती है। क्या पनिशमेंट है वो आप आईपीसी में जाके देख सकते हैं। ठीक है, अगेन आई एम सेइंग द सेम थिंग, बीएनएस का जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शन होगा उसको कृपया खोल के देख लें। वैसे ही सेक्शन 94 और सीआरपीसी का जो भी बीएनएसएस का कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शन होगा उसको आप खोल के देख लें। इट इज हाई टाइम दैट वी स्टार्ट गेटिंग अकस्टम टू द न्यू लॉज। ठीक है, ये मैंने जानबूझ के यहाँ पे बीएनएसएस और बीएनएस के सेक्शंस नहीं लिखे हैं ताकि आप खुद पलट के देखें तो आपको थोड़ा बहुत याद होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक मेजॉरिटी ओपिनियन है और यहाँ पे एक माइनॉरिटी ओपिनियन है। आपका होमवर्क सबसे पहला यहाँ पे ये है, माइनॉरिटी ओपिनियन कितने जजेस ने दिया था और माइनॉरिटी ओपिनियन किन किन जजेस ने दिया था, ये नाम आपको आइडेंटिफाई करने और आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको सिर्फ मेजॉरिटी ओपिनियन बता रहा हूँ। माइनॉरिटी ओपिनियन क्या है ये आप खुद केस लॉ खोलेंगे और उसको पढ़ के मुझे बताएंगे नीचे कमेंट सेक्शन। ठीक है, मेजॉरिटी ओपिनियन ये बोलता है कि सेक्शन 94 हम अक्यूज पर्सन पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके दो रीजन दिए गए हैं। पहला रीजन ये दिया गया है कि अगर हम अक्यूज पर्सन पे ये अप्लाई करने लगे, अक्यूज पर्सन ऑलरेडी एक क्रिमिनल ट्रायल में, ऊपर से उसको डॉक्यूमेंट के लिए फोर्स करोगे, वो डॉक्यूमेंट नहीं देगा तो उसके ऊपर दूसरा ट्रायल शुरू हो जाएगा, वो होगा सेक्शन 175 आईपीसी का। तो भैया वो ऑलरेडी एक ट्रायल में है अक्यूज, उसके बाद से आप उसके ऊपर दूसरा ट्रायल भी शुरू कर दोगे तो will that not amount to unnecessary trouble for the accused? Obviously, क्योंकि accused है अभी, वो convicted नहीं है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। एंड आफ्टर ऑल ह्यूमन राइट्स होते हैं, वो accused हो, कन्विक्ट हो, जो भी हो, प्रिजनर भी हो। ठीक है, सेकेंड रीजन ये दिया गया है, सेक्शन 94 जो है ना उसमें ये बात लिखी हुई है, कोर्ट मतलब जो मैजिस्ट्रेट है वो तो बोल ही सकता है डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन पुलिस के पास भी पावर है डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए किसी पर्सन को पुलिस स्टेशन बुलाना। ठीक है, अब वैसे केस में मान लो पुलिस, ठीक है, विच इज पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी का पार्ट नहीं है वो। ठीक है, तो जब भी हम एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं तो वहां पे हम बात आती है क्या उसके पावर पे कोई लिमिटेशन है कि नहीं। अगर पुलिस की पावर पे लिमिटेशन नहीं होगा then it will amount to, it can lead to torture, it can lead to violation of basic human rights। ठीक है, इसीलिए हम बार बार बोलते हैं, आपने बहुत सारी मूवी में सुना होगा, पुलिस के सामने जो भी आप स्टेटमेंट देते हो वो कोर्ट में वैलिड नहीं होता। ठीक है, कोर्ट में उसकी कोई एविडेंशियरी वैल्यू नहीं होती। ओके, तो सेम चीज यहाँ पे बात की जा रही है। मान लो पुलिस ने झूठ बोल दिया कि हमने तो इस आदमी को बुलाया था, वो आदमी आया नहीं, इसलिए हमने सेक्शन 175 आईपीसी का चार्ज उस पर लगा दिया। पता चला उस आदमी को समन गया ही नहीं, पुलिस वालों ने कुछ ऐसी अपना बदला निकालने के लिए उन्होंने कुछ कर दिया। अब वैसे केस में क्या होगा? क्या सीआरपीसी में ऐसा कोई प्रोविजन है जो पुलिस के इस पावर को लिमिट करे? द आंसर इज नो। दैट इज व्हाट आई हैव रिटन इन द सेकंड पॉइंट। इट वुड गिव द पुलिस अनफेटर्ड पावर्स। अनफेटर्ड पावर्स का मतलब क्या है? अनफेटर्ड मतलब अनलिमिटेड, जिसके ऊपर कोई रोक टोक ना। Unlimited powers, unfettered powers to decide whether the protection provided under Article 20 Clause 3 would apply to the accused person or not। पुलिस के पास कोई पूरी की पूरी पावर हो जाएगी, ठीक है, कि आर्टिकल 20 क्लॉज 3 में आपका ये अप्लाई हो, आपके ऊपर आपके पास वो राइट होगा कि नहीं होगा। ठीक है, वो हम नहीं कर सकते। क्लियर? नेक्स्ट केस इज सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग केस एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट केस।
ये नार्को एनालिसिस, पॉलीग्राफ टेस्ट और जो हम ब्रेन मैपिंग बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म है ब्रेन इलेक्ट्रिकल एक्टिवेशन प्रोफाइल, ठीक है। अगर हम इन टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं किसी अक्यूज्ड पर्सन पे, और अक्यूज्ड पर्सन उसमें आंसर देता है विच अमाउंट्स टू इंक्रिमिनेटिंग हिमसेल्फ फॉर सर्टेन ऑफेंसेस, इन दैट केस डज दैट वायलेट आर्टिकल 20 क्लॉज 3। तो कोर्ट ने बोला until and unless the accused himself or herself consents to go under these any of these tests, it will amount to violation of 20 clause 3, because supreme court का कहना है administration of these tests without the consent of the accused, sorry ये वाली लाइन नहीं, second line, the effect of these tests is to generate involuntary testimonial responses from the accused person, ठीक है। इसको बेसिकली आपको सर्टेन, अगर अब मैं नार्को एनालिसिस की बात करूं, ठीक है, या पॉलीग्राफ टेस्टिंग की भी बात की जाती है। पॉलीग्राफ टेस्टिंग में क्या होता है, बेसिकली आपका ब्लड प्रेशर, आपकी हार्ट बीट को नापा जाता है, आपसे क्वेश्चन हाँ या ना में पूछा जाता है, और उसके बेसिस पे देखा जाता है कि आप सही बोल रहे हो कि गलत बोल रहे हो, ट्रू या फॉल्स वाला गेम होता है बेसिकली, ठीक है। तो अगर आप झूठ बोल रहे हो, तो ऐसा साइंस का कहना है, जब भी झूठ बोलता है इंसान, तो उसके ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट में सर्टेन चेंजेस आते हैं नॉर्मल हार्ट बीट और पल्स से, पल्स रेट से, ठीक है। वैसे ही ब्रेन मैपिंग में क्या होता है कि आपके न्यूरल जो कनेक्शंस होते हैं, न्यूरल जो इलेक्ट्रिक क्या बोलते हैं, वो जो आपने देखा होगा ऐसे नर्व्स होते हैं ब्रेन में, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रिक करंट आपका बेसिकली पास होता है, ठीक है। मतलब आई मे नॉट बी यूजिंग द करेक्ट टर्म, बट आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। उसका भी कनेक्शन देखा जाता है जब आप झूठ बोलते हो, तो उसमें ऐसा ब्रेन मैपिंग में टेक्नोलॉजी है जिससे पता चलता है कि इफ सर्टेन एरिया इज बीइंग लाइटेड अप इन योर ब्रेन, जब आप झूठ बोल रहे हो तो समझ में आता है कि आप झूठ बोल रहे हो, ठीक है। नार्को एनालिसिस में क्या होता है, नार्को एनालिसिस में आपको एक ड्रग दिया जाता है, एंड वाइल यू आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दैट ड्रग, ये थोड़ा डेंजरस भी होता है प्लस, ठीक है। वाइल यू आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दैट ड्रग, आपसे सर्टेन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आप उसको आंसर करते हो, आप वहां झूठ नहीं बोल पाते, ठीक है, बिकॉज यू आर द इन्फ्लुएंस ऑफ, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ ड्रग। तो वही बात है, अगर इसको इनवॉलेंट्री आपके ऊपर किया जा रहा है आपके बिना परमिशन के, तो वो 20 क्लॉज 3 का वायलेशन होगा, क्योंकि ये कुछ आपसे इनवॉलेंट्री टेस्टिमोनियल रिस्पॉन्सेज निकलवाता है, ऐसी चीजें निकलवाता है जो आप होश में नहीं बोलते हो, लेकिन जब आप होश में नहीं होते हो तो वो आराम से निकल जाता है, ठीक है। तो ये सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में होल्ड किया गया था। नार्को एनालिसिस, पॉलीग्राफ टेस्ट या ब्रेन मैपिंग इलीगल नहीं है। बहुत जगह आपको वेबसाइट्स पे मिलेगा सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का समरी कि ये इलीगल कर दिया गया था। नो, इलीगल नहीं किया गया है। इलीगल किया गया है इस टेस्ट को जब आपका कंसेंट ना लिया गया हो, अक्यूज पर्सन का कंसेंट ना लिया जाए। अगर अक्यूज पर्सन कंसेंट देता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देयर इज अ मूवी कॉल्ड तलवार, हिंदी मूवी है ये, तलवार करके मूवी है। दिस इज बेसिकली ऑन द आरुषि मर्डर केस, आपने सुना होगा, नोएडा का बहुत इनफेमस केस है आरुषि मर्डर केस, जिसके लिए उसके पेरेंट्स को फाइनली जिम्मेदार माना गया था सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बेसिस पे, एंड दे वर सेंट टू जेल, ठीक है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट उनको शायद मिली थी, जहां तक मुझे याद है, ठीक है। उस मूवी में अगर आप देखोगे, उस मूवी में एक सर्टेन सीन है जहाँ पे जो अक्यूज्ड पर्सन है उन्होंने कंसेंट दिया कि हाँ नार्को एनालिसिस करवा लो हमारा, और नार्को एनालिसिस में उन्होंने एडमिट किया है दैट यस वी मर्डर्ड जेसिका, वी मर्डर्ड द विक्टिम, सॉरी जेसिका नहीं होगी, आरुषि, सॉरी, ठीक है। तो उस सीन को आप देख सकते हैं कि नार्को एनालिसिस बेसिकली क्या होता है, यूट्यूब पे भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। लेट अस नॉट स्ट्रेच इट फर्दर, ऐसी वीडियो काफी लंबा हो गया। मूविंग ऑन टू सर्टेन अदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्टिकल 20 क्लॉज 3। ये जो मैंने 5 बातें यहाँ पे लिखी है, ये किसी ना किसी केस लॉ में डिस्कस की गई है, ठीक है। बट आई डो नॉट वॉन्ट यू टू बर्डन विथ सो मेनी केस लॉज, 3-4 केस लॉ में डिस्कस कर लिए, दैट इज मोर देन इनफ, ठीक है। इन 5 पॉइंट्स को बस हम फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। Providing access to a smartphone or email account would not amount to violation of 20 clause 3. Now this is very important, हम 21st century में रहते हैं, ठीक है। तो आप ये मत सोचिएगा कि आपसे अगर पुलिस या कोर्ट में आपसे स्मार्टफोन मांगा जाए, या आपका ईमेल अकाउंट का एक्सेस मांगा जाए, या आपके फ़ोन का पासवर्ड मांगा जाए और आपके फ़ोन को चेक किया जाए, ठीक है, दैट वुड नॉट अमाउंट टू वायलेशन ऑफ आर्टिकल 20 क्लॉज 3, ठीक है। क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन उस स्मार्टफोन या उस ईमेल अकाउंट से निकल रही है, उस इंफॉर्मेशन को उस प्रोसिक्यूशन टीम को, एडवोकेट को प्रूव करना पड़ेगा that this information is
प्रूविंग द गिल्ट ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन। ठीक है, सिर्फ वो इंफॉर्मेशन बाहर आ जाने से गिल्ट प्रूव नहीं हो जाएगा, उसका आपको कनेक्शन बैठाना पड़ेगा। ठीक है। सेकेंड, कंपेलिंग द अक्यूज्ड टू प्रोवाइड वॉइस सैंपल, ठीक है, फॉर इन्वेस्टिगेशन डज नॉट अमाउंट टू वायलेशन ऑफ आर्टिकल 20 clause 3. This is very much similar to what we discussed in the first point. Third point, 20 clause 3 is not violated when the accused is compelled to stand up, basically कोर्ट में ऐसा किया जाता है या पुलिस स्टेशन में, and show his or her face for the purpose of identification. ठीक है। An accused person is not regarded as having been compelled to be a witness against himself merely because he makes a statement while in police custody. कहने का मतलब ये है, जस्ट बिकॉज किसी पर्सन ने पुलिस कस्टडी में उसने कोई स्टेटमेंट दिया है, दैट स्टेटमेंट विल नॉट अमाउंट टू वायलेशन ऑफ 20 clause 3. वो वायलेशन ऑफ 20 clause 3 तब होता है जब देर इज कंपल्शन, दैट इज ड्यूरेस, जहां पे आपको फोर्स किया गया हो। ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट चीज है। अगर पुलिस आपको फोर्स कर रही है, टॉर्चर कर रही है कि कोई स्टेटमेंट देने के लिए, वो इलीगल है, वो 20 clause 3 का वायलेशन है। प्लस इंडियन एविडेंस एक्ट के भी सर्टेन सेक्शन है जिसका वो वायलेशन है। ठीक है, यू कैन रेफर टू sections 24, 25, 26 and 27 of the Indian Evidence Act and the corresponding sections of भारतीय सुरक्षा BSA जो है अधिनियम। ठीक है। हाँ, एक चीज यहाँ पे है, जो कंपल्शन या ड्यूरेस होता है, जो आपके माइंड में फियर क्रिएट किया जाता है कि आपको कंपेल किया जा रहा है, वो दो तरीके का हो सकता है। वो फिजिकल इन नेचर भी हो सकता है या वो एक स्टेट ऑफ माइंड भी हो सकता है। फिजिकल इन नेचर क्या है, बेसिकली मैं आपको ऐसे डंडे से मार रहा हूँ और आपसे स्टेटमेंट निकलवा रहा हूँ, वो फिजिकल हो गया बेसिकली। ठीक है, मैं आपको फोर्स कर रहा हूँ। दूसरा क्या है, मैंने आपको सामने एक कमरे में बैठा दिया, ठीक है, और दरवाजा बंद करके मैं सामने ऐसे ओके खड़ा हो गया। अब आपको लग रहा है कि मैंने आपको एक कमरे में बंद करके रखा, बट एक्चुअली क्या, मैं तो ये बोल सकता हूँ कि भाई मैं तो सामने खड़ा था, तुमको जाना था, तुम बोलते भैया सामने से हट जाओ, मैं आपको जाने देता। लेकिन आपके एक्शंस ऐसे लग रहे थे कि उसने उस आपके एक्शंस को आपके एक्शंस के कारण अक्यूज एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में आ गया कि उसको लगा कि वो एक ड्यूरेस के अंडर में, मतलब वो एक फोर्स के अंडर में, वो किसी के अथॉरिटी या कंपल्शन के अंडर में है, और उस बेसिस पे अक्यूज्ड पर्सन ने आपको एक स्टेटमेंट दे दिया। तो दैट विड अमाउंट टू आर्टिकल वायलेशन ऑफ 20 clause 3। लेकिन अगर सिर्फ पुलिस कस्टडी में आपने कोई स्टेटमेंट दिया विदाउट एनी कंपल्शन, तो वो आपने मर्जी से दिया है बेसिकली। ठीक है, तो कंपल्शन इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट, ये बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ, हमने पीछे भी स्लाइड्स में पढ़ा है ये। एंड लास्ट पॉइंट जो हम डिस्कस करना चाहते हैं, सेक्शन 94 ऑफ सीआरपीसी जो बोलता है कि सर्च एंड सीजर, कोर्ट वारंट इशू करता है सर्च एंड सीजर के लिए। सर्च आप किसी प्रीमाइसेस को करते हो, और सीजर आप किसी डॉक्यूमेंट या किसी भी चीज का करते हो जो उस प्रीमाइस से मिलता है। ठीक है, दिस डज नॉट अमाउंट टू वायलेशन ऑफ आर्टिकल 20 clause 3। ठीक है, सर्च वारंट मिल रहा है, आपके घर में सर्च किया जा रहा है और आपके घर में मर्डर वेपन मिलता है मान लो, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो सेल्फ इंक्रिमिनेशन होगा। ठीक है, अगेन नाउ कमिंग बैक टू द लर्निंग कर्व, जो मैंने एक नया स्टार्ट किया है कॉन्सेप्ट। आई होप आपको पिछले वीडियो में ये बात अच्छी लगी होगी। लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। X is accused of committing the rape and murder of Y. X was arrested and was thereby asked questions where he revealed certain facts that indicated that he might be guilty. अब ये कोर्ट में डिसाइड होगा, अभी तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, जिसको हम शॉर्ट में IO भी बोलते हैं, exercises its power under section 160 of CRPC to call Z to the police station and asked her certain questions. मैं आपको बता देता हूँ सेक्शन 160 और 161 ऑफ सीआरपीसी क्या है। 160 ऑफ सीआरपीसी अलाउ एम्पावर करता है पुलिस ऑफिसर को किसी भी पर्सन हु इज अक्वेंटेड विद द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, मतलब विक्टिम या विटनेसेस या अक्यूज्ड पर्सन, इसमें तीनों तरीके के लोग आते हैं। ठीक है, बिकॉज यही तीन कैटेगरी ऑफ लोग होते हैं जिनको उस केस के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस के बारे में पता होगा। ठीक है, तो पुलिस के पास 160 सीआरपीसी में पावर है to summon those persons, basically call those persons, give them a notice to come to the police station and answer the questions. And 161 CRPC में क्या है, certain procedure दे रखा है कि जब आप उनसे पुलिस स्टेशन बुला के कुछ प्रश्न पूछते हैं तो क्या क्या चीजें आपको करनी होती है। आप उसको राइट डाउन कर सकते हैं, आप उसको दिखा सकते हैं कि मैंने ये लिखा है, उस पर सिग्नेचर नहीं लेने होते, इस तरह की बातें कुछ कुछ 161 CRPC में दे रखा है। दैट इज नन ऑफ आवर कंसर्न। आपको इस क्वेश्चन में 160 और 161 सीआरपीसी का
कोई रिलेशन नहीं है। वो बात मैंने बस इसलिए मेंशन की है कि पुलिस के पास पावर है आपको पुलिस स्टेशन बुला के आपसे प्रश्न पूछने का। ठीक है, तो पुलिस ने वाई के रेप और मर्डर के केस में एक्स से तो क्वेश्चन पूछा है, वो अभी वो पुलिस कस्टडी में है, वो अक्यूज पर्सन है। जेड को बुलाया टू आंसर सर्टेन क्वेश्चंस। जब जेड से सर्टेन क्वेश्चंस पूछे गए रिलेटेड टू दैट केस, बाद में जेड का नाम भी उस केस में एज अक्यूज पर्सन डाल दिया गया। ठीक है, नाउ बोथ एक्स एंड वाई प्लीड बिफोर द कोर्ट दैट देयर राइट टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन इज बीइंग वायलेटेड। ठीक है, अब आपको डिसाइड करना है कि क्या एक्स और वाई का आर्टिकल 20 क्लॉज 3 वायलेट हुआ है कि नहीं हुआ है। दैट इज द क्वेश्चन हियर। ठीक है, आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके थोड़ा सोच सकते हैं, बट सिंस दिस वीडियो इज ऑलरेडी गोइंग ऑन, मैं वेट नहीं करूंगा, मैं आंसर बता रहा हूँ सीधा आपको। एक्स यहाँ पे क्लेम कर सकता है कि उसका उसको कंपेल किया गया हो मे बी। ठीक है, ऑब्वियसली एक्स को ये प्रूव करना पड़ेगा कि पुलिस कस्टडी में उसको कंपेल किया गया था ऐसे स्टेटमेंट देने के लिए जो उसको सेल्फ इंक्रिमिनेट कर रहा है। इफ एक्स इज एबल टू डू दैट, इफ ही इज एबल टू डू दैट, देन वो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का वायलेशन होगा और वो स्टेटमेंट आपको बेसिकली स्ट्राइक ऑफ कर दिया जाएगा। ठीक है, दैट इज एन इलीगल मूव बाय द पुलिस। क्या बट वाई कर सकता है ये बात? द आंसर इज नो, बिकॉज द रीजन हियर इज जब वाई ने स्टेटमेंट दिया था, वाई वॉज देयर एज अ विटनेस, वाई वॉज नॉट देयर एज अ अक्यूज पर्सन। 20 क्लॉज 3 का जो प्रोटेक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ अक्यूज पर्सन को मिलता है। ये चीज हमेशा याद रखनी है। ठीक है, क्योंकि वाई एक अक्यूज पर्सन नहीं है और वाई जेड एक अक्यूज पर्सन नहीं है, वाई तो विक्टिम है, जेड एक अक्यूज पर्सन नहीं है, वो विटनेस की तरह आया था पुलिस के सामने। बट जेड ने जब कुछ क्वेश्चंस के आंसर किए तो पुलिस को लगा कि जेड भी शायद इस क्राइम में इन्वॉल्व है, तो उन्होंने उस स्टेटमेंट के बेसिस पे, जब वो विटनेस था, उस स्टेटमेंट के बेसिस पे जेड का नाम उन्होंने अक्यूज पर्सन की लिस्ट में डाल दिया। ठीक है, उसके बाद वो केस इन्वेस्टिगेट हो रहा है, मे बी अरेस्ट भी हुआ हो जेड, दैट इज अरेस्ट भी हुई हो जेड, दैट इज नन ऑफ आवर कंसर्न। बट द थिंग इज जेड कैन नॉट प्लीड दिस आर्ग्यूमेंट कि मेरा 20 क्लॉज 3 वायलेट हुआ है, बिकॉज उसने अक्यूज बनने के बाद ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, उसने अक्यूज बनने के पहले स्टेटमेंट दिया था व्हेन शी वाज अ विटनेस। आई होप आपको ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया हो। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट्स, प्लीज फील फ्री टू रीच आउट टू मी। दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट ये प्रिंसिपल आपको थोड़ा समझाने के लिए मुझे कुछ एग्जाम्पल्स ज़्यादा देने पड़े। दीज आर द डिटेल्स, आप मुझे कभी भी रीच आउट कर सकते हैं। एंड जो मैंने आपको 2 क्वेश्चंस आपको होमवर्क दिए हैं, प्लीज़ उसका आंसर ढूंढ के फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में डालिए। सो लेट्स सी कि आपने कितना समझा है। ठीक है, एंड आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया हूँ, और कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ गुड डे, बाय बाय।